ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे आज हम टुडे वी आर टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 19 and this is the second last chapter in the ACCA F9 financial management. बेटे total 20, I think 21 chapters are there and we have covered 18, so 19th and 20th, these are the two chapters which are being left. कहने का मतलब है कि मैं इस समय आज आपके सामने पहला लेक्चर चैप्टर 19 का स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 19 ACCA F9 में नाम है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस और जस्ट फाइनेंशियल रेशियोज। एक ऐसा द टॉपिक, द चैप्टर विच यू हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम राइट फ्रॉम स्कूल लेवल। जब आप बहुत छोटे से थे स्कूल में, आपकी मैडम आपको सिखाती थी करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उस समय आपको करंट रेशो बहुत बड़ी रेशो लगती थी, आपको मीनिंग समझ नहीं आता था, आपको ये नहीं पता चलता था व्हाई वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हाई वी आर डिवाइडिंग करंट एसेट्स विद करंट लायबिलिटीज, एंड इन ऑल द रेशोज व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, which items should be come on numerator and which item should be come on denominator। लेकिन आप कर रहे थे, करते जा रहे थे, ग्रेजुएशन में भी किया, और आज ACCA में F9, F3 also you have discussed in the knowledge level, we have discussed financial interpretations। आज ACCA F9 स्किल लेवल में भी बेटे हम आज रेशियोज की बातें करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, टोटल मुझे लगता है 7-8 लेक्चर्स में मैं कंक्लूड कर दूंगा इस चैप्टर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी के सभी मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं सच कह रहा हूं आपको कि अगर आपने ये लेक्चर्स को ध्यान से मेरी बातों को सुना तो इजीली ये चैप्टर ये पूरा जल्दी से लॉजिकली समझ आ जाएगा। आप बस रजिस्टर ओपन कर लें और ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 19, फाइनेंशियल रेशियोज। इट मीन्स रेशियोज कैन बी नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो, बट यहां पे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल रेशियोज। इट मीन्स वी विल बी रिलेटिंग फाइनेंशियल फिगर्स। आपने अभी तक जो भी कुछ डिस्कशन की, हमने जो भी डिस्कशन किया, दैट इज इन रिलेशन टू we have seen that whether a finance manager should take a working capital management decision or not, or how to take a working capital management, or how to take a long term investment decision, what are the sources of funds, what is the best debt equity mix। मैंने जो भी कुछ बताया आपको आज मैं जूस नोट्स में से बता दूंगा कि मैंने आपको किस किस चैप्टर से किस किस प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया। दोस्तों मैं भूपेश आनंद एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आज ये फर्स्ट लेक्चर आपने मेरा ध्यान से सुन लिया तो पूरा चैप्टर 19 और चैप्टर नंबर 20 इजीली समझ आ जाएगा। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद चल पड़ूं ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 1। कहते हैं कि जब हम सिटिंग पोस्चर जब हमारा ठीक होता है तो हमारे को विद्या का धन ज्यादा मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या के धन से विनय मिलता है। विनयम ददाति पात्रम। बेटे विद्या एक ऐसा धन है जो चोरी ही नहीं हो सकता। आप देखिए मेरे सामने, मेरा सब कुछ चोरी हो सकता है लेकिन विद्या का धन चोरी नहीं हो सकता। तो आप उस विद्या को पाने के लिए आपको बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। बेटे लेट कर, लैपटॉप में झुक कर नहीं यार। आप बन जाओ ना छोटे से बच्चे, थोड़े दिनों के लिए स्कूल स्टूडेंट बन जाओ, जब तक ACCA कब क्लियर नहीं हो तो आफ्टर दैट जैसे मर्जी करना। मोबाइल फोन को थोड़ा सा दूर रखना दोस्त, मैं सच बता रहा हूं, आपका फोकस नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं तो समझता हूं टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय एनर्जी मैनेजमेंट। आपका फोकस, आपकी एनर्जी। आप इतना मोबाइल फोन देखते हैं कि आपकी एनर्जी वैसे ड्रेन आउट हो चुकी होती है, तो मैं जो कुछ बताता हूं बेटे वो भी कुछ समझ नहीं आता। तो एनर्जी को मैनेज करें। आपको मैं फिर बता रहा हूं, इस दुनिया में रूल वही करता है जो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो मैंने यहां पे लिखा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल बिफोर इट इज डन अंटिल इट इज डन। जब तक हम उसको कर ना ले मुश्किल लगता है यार, क्या हो गया। चलिए जी, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। पहले जूस नोट्स में आऊंगा दोस्त। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज, मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी 20 चैप्टर्स की, आज लास्ट 2 चैप्टर्स रह गए, चैप्टर 19 एंड 20। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इज, जिसमें मैंने 10 लेक्चर्स लिए थे, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
what are the three steps, what are the three steps, what are the three decisions involved in the financial management. हमने उन सबको डिस्कस किया था, मैंने बताया था बेटा आपको. और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10. बेटे ये बात करते थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल एंड हाउ आई कैन मैनेज वर्किंग कैपिटल components. When I say working capital, it means current assets minus current liabilities. When I say current assets, I mean receivables, I mean the account receivables, I mean cash, I mean inventory. How to manage that? We have seen that. हमने इनको करने के लिए बड़े सारे फॉर्मूलाज किए, बड़ी सारी स्ट्रेटजीज फॉलो की, अकाउंट्स पेबल की मैनेजमेंट की. और फिर मैं आ गया था, आपको याद होगा थोड़ा सा बेटा, मैं भूपेश आनंद, उसके बाद आ गया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स में. ये इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स मैंने करानी स्टार्ट की थी. आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ नैनो, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ रिलायंस जियो, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कोका कोला, पेप्सी, जेके टायर्स, एमआरएफ टायर्स, और आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, what I mean by capital rationing, what I mean by NPV, what I mean by time value of money, what is profitability index, what is what is risk and uncertainty. इतना कुछ बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 40 से 50 लेक्चर्स, वैसे तो एक्यूरेट फिगर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, 40 से 50 लेक्चर्स मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लिए, 10 लेक्चर्स मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिए, फिर चैप्टर 7 से लेकर 10 तक मुझे ऐसा लगता है कि अगेन 30 to 40 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा ही होंगे बेटा, मैंने लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्लस कैपिटल बेटिंग इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवर की. अगर आप डायरेक्टली कैपलान से बीबीबी से करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू कैन नॉट रिलेट द थिंग्स. सो द प्रोसेस, द वे, द कंसेप्ट, द स्टेप, द प्रायोरिटी, द प्रेफरेंस, वो फॉलो करना कंपलसरी है. और इनके आपने मेरे लेक्चर्स बाय किए हुए हैं, तो मैंने आपको जो दिया है गूगल ड्राइव में लिंक, उसमें भी सीरियल नंबर्स डाले हैं, आपको उन्हीं सीरियल नंबर के हिसाब से वॉच करना है. ठीक है सर. उसके बाद हमने आगे थे सेकंड डिसीजन में, और सेकंड डिसीजन थी बेटे सोर्सेज ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. दिस इज स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल डिसीजन नंबर 2. एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द थर्ड डिसीजन, and that third decision is dividend policy, whether to pay dividend or not. What I mean by DPS, what I mean by dividend yield, what I mean by dividend payout, what I mean by GM Walter, what I mean by Modigliani Miller, what are the formulas, what are the factors, what are the types, A to Z डिस्कस किया यार. 10 से 12 लेक्चर्स मुझे लगता है मैंने इसमें लिए, तो टोटल इन चारों में अगेन 30 to 40 लेक्चर्स लिए. तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स भी 200 लेक्चर्स प्लस है, 200 आवर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है. बेटे आप ये समझ लीजिए, सीपी यूएसए करना है, सीएफए यूएसए करना है, सीएमए यूएसए करना है, या कुछ भी करना है आज के बाद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको लेक्चर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके पास इतनी नॉलेज आ चुकी होगी कि इसी से काम चलेगा. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 कि भाई इकोनॉमी की पोजीशन बताई, व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमी. एंड देन आई स्टार्टेड विद द मार्केट्स, दैट व्हाट आई मीन बाय मार्केट्स एंड द ट्रेजरी फंक्शन. फिर मैं चैप्टर 13 में आ गया था, फाइनेंशियल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. 20 से 22 लेक्चर्स आई हैव डिवोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेक्स अरिथमेटिक बताया, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बताया, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मैनेजमेंट, हेजिंग टूल्स बताया, और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क बताया. बेटा ये सारी बातें मैंने डिस्कस की. और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो भी डिसीजंस मैंने ली, वेदर इट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल डिसीजन, वेदर इट इज अ डिविडेंड डिसीजन, whether it is a capital structure, whether it is NPV, whether it is inventory management, whether it is business valuation, मुझे एज अ फाइनेंस मैनेजर अब ये चेक करना है कि जो भी लॉजिकली मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 18 चैप्टर्स में, दिस इज 19th लेक्चर चैप्टर, in last 18 chapters the decision which I have taken into account, what is the repercussion of that, what is the analysis of that, how it is affecting the balance sheet. because जो भी मैंने डिसीजंस ली वो सब ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई, एंट्री के बाद मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद कुछ बुक्स में गया, कुछ लेजर अकाउंट्स बने, ट्रायल बैलेंस बना, और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई. बेटे आज मैं फाइनेंस मैनेजर अपनी कैबिन में बैठा हूँ, एसी ऑन किया हुआ है, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो भी मैंने डिसीजंस लिया उससे मेरे नॉन करंट एसेट में इंक्रीज हुआ, करंट एसेट में इंक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई. इट मींस दैट हैज अ ह्यूज इफेक्ट. आज आप कुछ सोचते हो तो आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट आ जाता है. As a finance manager, when I have taken a capital investment decision, when I have taken the inventory management decision, when I have taken a source of fund, क्या लगता है उस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो में चेंज नहीं आया होगा या नहीं आना चाहिए. आज का ये जो चैप्टर है 19 बेटे इसी की बात पे ना आधारित है.
मैं भूपेश आनंद इन्हीं 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं बेटे। 2 ही तो चैप्टर्स रह गए, एक फाइनेंशियल रेशियोज और एक बिजनेस वैल्यूएशंस एंड मार्केट एफिशिएंसी। तो फाइनेंशियल रेशियोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 18 चैप्टर्स को बांध देता है एक ही धागे में। आ गले लग जा, एक ही धागे में सारे मोतियों को बांधेगा और एक माला बन जाएगी बेटे, उसका नाम है फाइनेंशियल रेशियोज। तो आई थिंक मैं भूपेश आनंद एक बार फिर बता दूं, आपके कैप्लॉन बीबीबी की बातें करें फाइनेंशियल रेशियोज में, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग। मैं सब डिस्कस करूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है दैट व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, what I mean by financial ratios, how many types of financial ratios are there, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे बेटे। मैं आपको बताऊंगा कि एज अ फाइनेंस मैनेजर इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। अकाउंट्स में आपने जो रेशियोज किया दैट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जो रेशियोज आप कर रहे हो, हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो डाउट वी विल सी, बट उसको हम पढ़ेंगे अपनी डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। It means it is very important to see what is the importance of financial ratios. When I say importance, it means जो मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स लिए, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस वैल्यूएशन, इन सभी में क्या क्या इफेक्ट आया, या इन डिसीजन से मेरी बैलेंस शीट में चेंज आया, तो व्हाट इज एनालिसिस ऑफ दैट। तो भूपेश आनंद एक डॉक्टर है, मान लेते हैं आप फाइनेंस मैनेजर हैं। एक डॉक्टर है, पेशेंट को दवाई देता है, दवाई खाने के बाद पेशेंट को स्टडी करता है, उसकी केस स्टडी करता है। जैसे कोविड से पहले 2-3 साल हो चुके कोविड वैक्सीन आए हुए भी, अब तो भगवान ना करे खत्म हो गया सब कुछ। तो जब कोविड वैक्सीन आई तो उससे पहले उन्होंने एनिमल्स में, उससे पहले उन्होंने कुछ अलग बर्ड्स में यूज की और उनका रेपरकशन देखा, एनालिसिस किया। सिमिलरली आज हम जो डिसीजन ले चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टेकन सो मेनी डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, and then market decisions. Then we have studied the markets, we have studied the foreign exchange, we have taken the decision for hedging tools, for a foreign exchange risk, for interest rate risk. वो सभी डिसीजन से अल्टीमेटली क्या मेरी कॉर्पोरेट एंटिटी की वैल्यू, या क्या उसकी रेशियोज, या क्या उसकी रिलेशनशिप्स, या क्या उसकी लिक्विडिटी, या क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, या क्या उसकी डेट एंड गियरिंग, या क्या उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न में क्या इफेक्ट आया बेटे। आज का चैप्टर उसी पे डिवोटेड है। अगर आपके पास मेरे जूस नोट्स हैं, अगर हैं तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूं कि जूस नोट्स मैंने बड़े प्यारे से प्रिपेयर किए हैं दोस्त, और रेशियोज को लेकर देखें तो आई हैव प्रिपेयर्ड 6 और 7 कंसेप्ट्स। इस पूरे 6-7 कंसेप्ट्स में मैंने सब कुछ लिख दिया। आ कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। यार मैंने 5-6 कंसेप्ट लिए और सब कुछ लिख दिया। जैसे पहला कंसेप्ट है फाइनेंशियल रेशियोज, सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 मैंने डिवोट किया है। हर लेक्चर अलग अलग रेशियोज के ऊपर डिवोट किया है। बट आज जो लेक्चर ले रहा हूं, आज बेटे मैं आपको भूमिका बना रहा हूं। आई विल बी प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर का मतलब क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड फाइनेंशियल रेशियोज आफ्टर टेकिंग सो मेनी डिसीजंस। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस के लिए रेशियोज नहीं कर रहे, जो मैंने एज अ फाइनेंस मैनेजर डिसीजंस लिए हैं उसका क्या इफेक्ट आया रेशियोज में, उसको रीड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 2 मैं लूंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 2 और 3 में डिस्कस करेंगे। देन डेट एंड गियरिंग रेशियो, मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डिस्कसिंग लेक्चर 3 एंड 4। लिक्विडिटी रेशियोज 8 लेक्चर्स हैं, मैं हर रेशो अलग अलग लूंगा, केस स्टडीज लूंगा, बातें समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ लेक्चर्स आगे पीछे से पेश भी कर दूंगा। लेकिन द पॉइंट इज आपको मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। वो बात अलग है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, है ना। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप चाहते हो ना कि सब एसी से बन जाएं, या नहीं भी, जो भी चेंज चाहते हो, कहते हैं जी पहले खुद में चेंज लेकर आओ, पहले आप खुद फर्स्ट अटेम्प्ट बनो F9 में, उसके बाद बाकी बातें देखी जाएंगी। तो बेटे फाइनेंशियल रेशियोज के बड़े प्यारे प्यारे मैंने डायग्राम्स प्रिपेयर किए हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। आइए थोड़ा सा पहले लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। मैंने आज गूगल क्रोम से कोका कोला की, इन्फोसिस की बैलेंस शीट दिखानी है, उसके साथ साथ आज एक बड़ा प्यारा सा गाना दिखाना है। बेटे आज मत रोकना, मैं आज बहुत ज्यादा कुछ बताना चाह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ लॉजिकली चले और बड़ी सारी बातों को सीखने की कोशिश करें। तो लिखिए जी, मैं भूपेश आनंद जब मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था,
तो अभी अभी मैंने बताया आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 1 के बाद मैं चलता गया चलते चलते कौन मिला, चलते चलते चैप्टर 7 to 10 मिले वर्किंग कैपिटल के, मैंने उसको कवर किया। चलते जाओ चलते चलते कौन मिला, चलते चलते इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मिला, चैप्टर 2 से 6 मैंने डिस्कस किया। चलते जाओ चलते चलते कौन मिला बेटे, आई हैव डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, then I discussed dividend decision chapter number 16, and then I started with chapter 11, chapter 12, that is what I mean by economics, what I mean by markets, and then I did chapter 13 and 14, that is risk, foreign exchange risk and interest rate risk। और आज मैं लेक्चर चैप्टर नंबर 19 में खड़ा हूं बेटे। बस ये 2 चैप्टर्स रह गए बेटे जो मुझे डिस्कस करने हैं, और अगर आप इस तरह से प्रायोरिटी से करेंगे तो मुझे लगता है लॉजिकली आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। आइए भूपेश आनंद के साथ कुछ आगे चल पड़े। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आई थिंक 150-200 लेक्चर्स हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था और पहला चैप्टर किया था तो उसमें था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको बड़ा लंबा सा एक फोटो बना दी थी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, और फिर इन्वेस्टमेंट में कहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन फाइनेंशियल डिसीजंस। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए थे तो मैंने कहा था बेटे एज अ फाइनेंस मैनेजर आफ्टर कोविड सिनेरियो, नाउ यू आर अ फिनटेक फाइनेंस मैनेजर। Now, after Russia versus Ukraine war, now you have to take into account so many different aspects. So now you are a modern finance manager. उसके बाद फिर मैंने कहा था मार्केट्स, इकोनॉमी, रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सभी बातें की थी। तो मैंने वही बात लिखी है डिसीजन 1 जो आपने लिया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं आज अपने कैबिन में बैठकर एनालाइज करूंगा कि यार ठीक है मैंने डिसीजन तो ले लिया, आज उसका इफेक्ट क्या है, हाउ मच इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, how much is return on equity, how much is my profitabilities, how much is my gross profit ratio, how much is my net profit ratio। जो डिसीजन मैंने लिया उससे मेरी इन रेशियोज में क्या इफेक्ट आया। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको ये कहना चाहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Because in financial management, I have to take so many decisions, so I will be watching the repercussions of those decisions with respect to ratios. Financial decisions फिर हमने की, उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी, गियरिंग रेशियोज निकाली, डिविडेंड देखा, ये सब हमने किया। ठीक है जी। तो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और आप कमर सीधी करके बैठे और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। जो भी मैंने डिसीजंस ली, all working capital, investment, financial, sources of fund, business valuation, dividend, inventory management, receivables management, जो भी कुछ, hedging tools, बेटे अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या आएगा, कहां आएगा बेटे, 3 जगह आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, और कहां आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने लिखा था ऑल डिसीजंस व्हिच अ फाइनेंस मैनेजर विल हैव टेकन will have a effect in the financial statements। और मैं अगर मोटा मोटी डिवाइड करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, मैं आपको पता है बेटे फिर भी लिख दिया, बैलेंस शीट, पार्ट 2 इनकम स्टेटमेंट, पार्ट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने हाथ ऊपर कर दिए। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं, टाई लगाई हुई है, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, फुल एनर्जी के साथ हूं। चैप्टर 1 चैप्टर 19 का लेक्चर 1 ले रहा हूं। मैंने कहा जो भी डिसीजंस लिए आपने, वेदर इट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजंस, वेदर यू हैव टेकन फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन, जो भी कुछ किया बेटे उसका आखिरी में इफेक्ट क्या आएगा, कहां आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और बैलेंस शीट में आएगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो आज आपके सामने मैंने इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट प्रिपेयर किया। अभी दिखाऊंगा कोका कोला, अभी दिखाऊंगा इन्फोसिस, अभी दिखाऊंगा इनकम स्टेटमेंट। बेटे ए मेरे बेटे, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मैंने 3 छोटी छोटी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दी। द फर्स्ट इज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है यार। हाँ, बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। सेल्स लिखी हमने ऊपर, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस लेस किया, एंड द नेट फिगर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी।
और उसके बाद ईबीआईटी के बाद मैंने इंटरेस्ट लेस कर दिया। इंटरेस्ट लेस करने के बाद मैंने जो फिगर कैलकुलेट की उसका नाम था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Then I deducted corporate tax. We have seen that in the investment decisions. The balancing figure is earning after tax. And then we have deducted preference dividend. And the balancing figure is profits available to equity shareholders. And at last we have calculated क्या? Earning per share. EPS. दोस्तों मुझे लगता है कि इनकम स्टेटमेंट हमने बड़े सारे चैप्टर्स में बनाई भी हुई और आपको पता भी है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं बेटे, जो आपने डिसीजंस ली ना वर्किंग कैपिटल की, बैलेंस शीट, जो भी डिसीजंस ली, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स की, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस, उसका इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में आया हो, तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको कैप्लन दिखानी है, उसमें भी है। फिर बैलेंस शीट हमने बनानी शुरू की, जो भी डिसीजंस ली, सपोजिंग यू हैव टेकन एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन देयर इज एन इंक्रीज इन द नॉन करंट एसेट्स, तो आप नॉन करंट एसेट शो करते हैं। फिर करंट एसेट, टोटल ऑफ एसेट्स, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, इक्विटी प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड पॉलिसीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या क्या नहीं किया यार, अल्टीमेटली तो उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा ना। और देन we have taken into account cash flow statement, and there are three types of cash flows: operating activities, investing activities, financial activities, जो मेन धंधे से रिलेट करती हैं। धंधो, जैसे मेरा धंधा है वीडियो लेक्चर्स को बनाना और बेचना, तुम्हारे धंधो जिससे मेरे को मेन पैसे आ रहे हैं, दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आई डिड एसीसी, आई डिड सीएफए, कितना कुछ तो नहीं किया, किक कर लिया, बट आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई मेन बिजनेस इज टू टीच। तो वहां से जो पैसे आ रहे हैं, मैं कहूंगा दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो देयर आर थ्री एक्टिविटीज, वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज। अब सवाल ये आता है कि आप ये चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी मोहब्बत कहीं ना कहीं बेटे मोहब्बत इसकी मोहब्बत इसके साथ कितनी है, इसकी मोहब्बत इसके साथ कितनी है, इसका आंख मटक्का यहां कितना है, इसका आंख मटक्का इससे कितना है। बेटे 2.5 अक्षर प्रेम के कैलकुलेट करने। आई वॉन्ट टू रिलेट द थिंग्स, कि ये किससे रिलेट करता है, ये इससे कितना रिलेट करता है। जैसे मैं कहता हूं कैटरीना कैफ, तो आपको उसके हस्बैंड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं अज्यूम करता हूं कैटरीना कैफ का हस्बैंड रामलाल है, तो रामलाल की बात याद आ जाएगी। मैं बोलूंगा रणबीर कपूर, तो आपको आलिया भट्ट याद आ जाएगी। मैं बोलूंगा रणबीर, तो आपको दीपिका पादुकोण याद आ जाएगी। मैं बोलूंगा जया बच्चन जी, तो आपको अमिताभ बच्चन जी याद आ जाएंगे। मैं बोलूंगा ऐश्वर्या राय, तो आपको अभिषेक बच्चन याद आ जाएंगे। इसका मतलब आपको ये मालूम है कि कौन सी चीज किससे रिलेट करती है। आज के इस चैप्टर नंबर 19 में मैंने यही देखना है कि जो भी डिसीजंस आई हैव टेकन इनटू अकाउंट, उनकी रिलेशनशिप अब कहां कहां आ रही है, और उसके बेसिस पे कुछ क्रक्स निकालना है। जैसे जैसे एक मधुमक्खी एक फूल के ऊपर बैठती है, उसका क्रक्स चूसती है और लास्ट में हनी इकट्ठा कर लेती है। बेटे आज का ये जो चैप्टर है हनी इकट्ठे करने का, हनी बीस, ये आइए दोस्तों, मैं इस समय आपको बैलेंस शीट पे लेके चल चुका हूं। कोका कोला की बैलेंस शीट आपके सामने है, सॉरी इन्फोसिस की बैलेंस शीट आपके सामने है। इन्फोसिस की बैलेंस शीट को अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे इसमें बड़ी सारी बातें अभी आपको दिखेंगी। और इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति जी जो ओनर है, उनका दामाद ऋषि सुनक, आज से 2 साल हो चुके बेटे वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ब्रिटिश के। तो आप चेक करिए, लायबिलिटीज हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नेट वर्थ है, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, टोटल लायबिलिटीज, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिंडिकेटर्स, ट्रेजेस, these are the balance sheets, this is the income statement. So the point is the decisions जो भी आपने लिए हैं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो गया होगा यार। तो मैं आज उस इफेक्ट को एनालाइज करूंगा, उनकी बातों को सीखूंगा और उससे रिलेशनशिप से कुछ कैलकुलेट करूंगा। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बना दिया, मतलब मैंने डाउनलोड किया। मैंने क्या बनाना है दोस्त, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स आ रही है, एक्साइज ड्यूटी आ रही है, नेट सेल्स आ रही है ना, other incomes, total income, expenditures, manufacturing, material consumed, personal expenses, selling expenses, administrative expenses capitalized, the provisions made, total expenditure, operating profit, EBITDA, depreciation, write off, EBIT, interest, EBT, सब आपको पता है। मैं खाली ये दिखा रहा हूं कि आपने जो भी डिसीजन लिया उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइनेंशियल नंबर्स पे गया।
और वो फाइनेंशियल नंबर्स प्रॉफिट लॉस में आएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे या कैश फ्लो में जाएंगे। आज मैं उनकी रिलेशनशिप को देखूंगा और फिर एनालाइज करूंगा कि मेरे रेशियोज में इंप्रूवमेंट है या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी, तो कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम रखें तो बेटे ये आ रहा, देखो आराम से, कोई मुश्किल थोड़ी है। ये देखो ना, ये देखो रिजर्व्स कितने, अच्छा प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट है, ये लीजिए। और इन्होंने तो ग्राफ भी प्रिपेयर कर दिया, और क्या चाहिए, ये देखिए ग्राफ भी बना दिया है। आप इजीली चेक कर सकते हैं बार ग्राफ से कि इनकी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स रेवेन्यू में कितना इंक्रीज डिक्रीज है, ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यू कैन हैव एन एनालिसिस, यू कैन सी कि जो डिसीजन लिया उससे रेवेन्यू में कितना इफेक्ट आया। उसके बाद after that, there are so many other items which I can read, cost of goods sold, gross profit, research, selling and administration, operating income, tax, pre-tax income, income after tax, income from continuing operations, net income, EBITDA, जैसे इन्फोसिस बनाई थी। बेटा पॉइंट ये आता है कि इन बैलेंस शीट से आपने जो डिसीजंस लिए, आज मैं उनकी रेशियोज को डिस्कस करूंगा। तो आइए जी थोड़ा सा हम और आगे चल पड़े और हल्का सा सीखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि बेटे क्लास बहुत छोटी सी है, बड़ी छोटी सी क्लास है। आज आपको बस मैंने ये बताना है कि रेशो का मीनिंग क्या है और एक फ्लो चार्ट हम सीखेंगे। जैसे एक छोटा सा स्टूडेंट स्कूल गोइंग है, आप ये बताइए उसका 12th क्लास के रिजल्ट 12th क्लास का एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है ना। अब कितने मार्क्स वो फेच करेगा वो डिपेंड क्या करता है, हम उसकी पास हिस्ट्री को देखेंगे। पेरेंट्स उसकी 11th में, 10th में, 9th में, 8th में, 7th में क्या क्या मार्क्स अचीव किए हैं, हम उसको एनालाइज कर लेंगे। हमें रिपोर्ट कार्ड पता चल जाएगी। वी कैन से दैट दीज आर द एनालिसिस ऑफ अ स्टूडेंट। एक लड़का एक लड़की को देखने आता है, लड़की एक लड़के को देखती है, तो बेटे लड़की के मम्मी पापा लड़के को कुछ अलग थॉट प्रोसेस से देखते हैं कि कमाता कितना है, कंपनी कौन सी है, एसीसी किया है या नहीं। सपोज करते लड़की एसीसी है, थॉट प्रोसेस क्या है, घर अपना है या नहीं, कार है या नहीं, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, बाकी सोशल मीडिया में उसकी प्रेजेंस कैसी है। क्योंकि लड़की के मम्मी पापा कुछ अलग पर्पस से देख रहे हैं। अच्छा लड़के के मम्मी पापा लड़की को कुछ अलग पर्पस से देख रहे हैं। अच्छा लड़का लड़की को कुछ दूसरे थॉट प्रोसेस से देख रहा है। इट मींस है वही लड़की और है वही लड़का, बट आप देखिए अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज, अलग अलग स्टेक होल्डर्स डिफरेंट एस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यू आर अ फाइनेंस मैनेजर। आपने पहले भी रेशोज कैलकुलेट किए बेटे, उसका नाम था रेशोज। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए की। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। हम ये करना चाहते हैं कि जो हमने बैलेंस शीट, जो हमने डिसीजंस लिया है, उसका इफेक्ट कहां पे, कैसे कैसे, कहां आया। बस बेटे उसी का नाम है फाइनेंशियल रेशियोज। आप लिख रहे हैं 6 पॉइंट। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहते 6 पॉइंट आ गया। वो कहते पहले अभी तो दूसरा पॉइंट लिखा था। हाँ बेटे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब ये 6th है। फाइनेंशियल रेशियोज मींस रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स। मोहब्बत, मोहब्बत ढाई अक्षर प्रेम के, मोहब्बतें, प्यार, इश्क, इश्क, मोहब्बत, रिलेशनशिप, उसी को बोलते हैं बेटे, उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप, उसी को बोलते हैं रेशोज। रेशोज दो फिगर्स के बीच में मोहब्बत किस कदर की है, किस हद की गर्मी है लड़के और लड़की में, उसको कैलकुलेट करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को रिलेट करेगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, बैलेंस शीट की एक आइटम को बैलेंस शीट की दूसरी से, या इनकम स्टेटमेंट की दूसरी से, या कैश फ्लो की आइटम से मोहब्बत और प्यार को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेशोज। जैसे रेशोज हमेशा ना दो अकाउंटिंग रिलेटेड फिगर्स की होती है। ऐसा नहीं कि आप गधों को घोड़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी रिलेटेड। ऑरेंजेस को एप्पल्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते, मैंगोस को बनाना के साथ रिलेट नहीं कर सकते। जैसे जीडीपी ऑफ इंडिया को पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेट नहीं कर सकते। बेवकूफी ये कैसा रिलेशनशिप है बेटे? रिलेशनशिप हमेशा दो रिलेटेड फिगर्स की होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा समर्स की आइसक्रीम के साथ, जैसे एक लड़की को देखो तो कैसा लगा, वो तो क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे खिलता हुआ गुलाब, अच्छा खिलता हुआ गुलाब आपको अच्छा लगता है तो कह रहा है लड़की को देखा तो अच्छा लगा। जैसे गर्मी का एयर कंडीशनर, अब गर्मी में जब होगी और जब आप एसी में बैठे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट मीन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लड़की को देखा तो कैसा लगा। जैसे घूमता हुआ हिरन, आहा आहा। इट मीन्स व्हेनेवर आई वांट टू रिलेट एज अ फाइनेंस मैनेजर, आई शुड रिलेट द थिंग्स व्हिच आर इंटर रिलेटेड। ठीक है जी। जैसे सन लाइट और सन क्रीम लोशन, जैसे हार्ड वर्क
और सक्सेस। आप जितना ACCA में F9 में हार्डवर्क करेंगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी, सीधी सी बात है जी। अब सवाल आता है कि रेशोज किस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, बड़ा डिटेल में बताऊंगा। आज तो ऐसा ना कि ट्रेलर दे रहे हैं कि रेशोज को हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, टाइम्स में भी निकाल सकते हैं और प्रोपोर्शंस में भी निकाल सकते हैं। जब ज्यादा डिफरेंस ना हो ना तो हम प्रोपोर्शंस में निकाल देते हैं। जब 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 बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो हम टाइम्स में निकाल देते हैं। और जब 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 ना कम हो ना ज्यादा हो, बीच का हो, बीच के तो उस केस में हम परसेंटेज का कैलकुलेट कर देते हैं। व्हेन वैल्यूज लेस, व्हेन वैल्यूज नॉर्मली सेम एंड व्हेन वैल्यूज बिग। बेटे कमर सीधी करके बैठ लो और ईमानदारी से इसको लिखो। बेटे मैं उस पॉइंट पे पहुंचता जा रहा हूं जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशोज को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया मैंने। बस जैसे फ्लो चार्ट कंप्लीट, हमारी कहानी खत्म और मैं कैटेगरीज और रेशोज आपको बताऊंगा एज पर ACCA कैप्लान। अब इन्होंने नाम अलग अलग दे दिए, घबराना नहीं है, लॉजिक सेम है। तो पहली कैटेगरी वो बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न की, हम सीखेंगे क्या मतलब है। फिर डेट एंड गियरिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 18 in capital structure that what I mean by debt and what I mean by gearing, liquidity, investor return, सब करेंगे बेटे। आपको कह रहा हूं आप कमर सीधी करके पहले चुपचाप 7 पॉइंट लिख लो। कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। अभी गाना दिखाना है बेटे, अभी गाना दिखाना है, अभी गाना दिखाना है। आइए आइए मेहरबान, मैं गाना ही दिखा दूं। आइए सर, आइए। आज मैं एक ऐसा गाना दिखाऊंगा जो आपको बेटे बड़ा ही प्यारा सा गाना है। मैं एक सेकेंड उसको देख रहा हूं कि आया क्यों नहीं। आ गया बेटे, आ गया। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर। आइए देखिए, आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ACCA F9 की फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए दौड़ना पड़ता है, उसके लिए ऐसे नहीं मिल जाती ACCA। बात बेटे आप भी मिलकर अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखा दो यार। मेहनत करो, पास होकर दिखाओ फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाल मिलकर बेटे कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं आपके अंदर है, आप भी जीत सकते हो। सवाल यह आता है कि कितनी शिद्दत से आप वो काम करते हो। देखो जरा अमिताभ, ये शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है यार, सुनो ना। शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है। वो कहता है जी जितनी शिद्दत, सुनना सुनना। Yo, I just want to say ACCA F9 स्किल लेवल बच्चों को शाहरुख खान कह रहा है आई जस्ट वांट टू से समथिंग। पाने की कोशिश की है। देखो उसके अंदर से वॉइस आ रही है, सेल्फ वॉइस आ रही है, आत्मा की आवाज। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, ACCA कि हर जर्रे ने मुझे ACCA तुमसे मिलाने की साजिश की है। यार आप करो तो सही। कहते हैं सुनना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो अगर किसी चीज नहीं, अगर ACCA को दिल से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे, बेटे मैं बस यही कह रहा हूं, ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है और आप पूरी शिद्दत से लग जाओ। अभी भी अगर समय है, अभी भी समय है यार, कर दो, हिम्मत करो, पास होकर दिखाओ, जल्दी से बिग 4 में आ जाओ और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करो। बस मैं तो यही कहूंगा। और अभी मैं जो कहने जा रहा हूं वो बड़ी प्यारी सी बात है कि आपको हैंड रिटन स्लाइड्स पूरी लिखनी है जो मैं समझाना चाहता हूं। आप आइए जी, लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लास्ट पॉइंट है एक फ्लो चार्ट। बस बेटे इस पूरे चैप्टर 19 को एक फ्लो चार्ट ने समा दिया। हेडिंग लिखी फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज।
तो चैप्टर 19 में जो भी ऑल द लर्निंग आउटकम्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस एज पर कैपलन, एज पर बीबीबी, I have formulated in a flow chart. So the flow chart is the meaning of financial ratios में मैंने लिखा सबसे पहला बॉक्स ये बनाया बेटा, आपको भी ऐसे ही बनाना है। फिर बॉक्स नंबर 2 मैंने ये वाला बनाया 3 क्वेश्चंस। फिर बॉक्स नंबर 3 मैंने ये आंसर 1 बनाया, आंसर 4 बनाया, आंसर नंबर 5 बनाया। ये मैंने 5 बॉक्स बनाए। आप मानिए कि अगर ये आपने 5 बॉक्स बना दिए एक ही पेज के एक ही रजिस्टर में, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस फाइनेंशियल रेशियोज फॉर ACCA F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैंने पहला लिखा, फर्स्ट बॉक्स में लिखा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। तो अभी तक जो भी हमने सीखा, रेशियो इज द रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रेशियो इज द रिलेशनशिप ऑफ 2 फाइनेंशियल फिगर्स। लिखेंगे, सब लिखेंगे, कमर सीधी करके लिखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ 2 फाइनेंशियल फिगर्स, रिलेशनशिप ऑफ 2 फाइनेंशियल फिगर्स। 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस अगर आप मेरे आंसर कर दें तो बेटे चैप्टर 19 में आपकी झोली में डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजर्स, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। एज अ फाइनेंस मैनेजर ये जो चैप्टर है, मैं इसको आप किस, फर्स्ट माय पॉइंट इज हु विल यूज दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द यूजर्स, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज आर देयर, कितनी कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने कहा उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। फॉर दैट आई हैव टेकन 3 आंसर्स, 3 क्वेश्चंस 3 आंसर्स। क्वेश्चन 1 का आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 2 का आंसर नंबर 2, क्वेश्चन 3 का आंसर नंबर 3। तो फर्स्ट आंसर है इन्वेस्टर्स को ये फाइनेंशियल रेशियोज का जो हम करेंगे यूज आएगा। इन्वेस्टर्स मींस डेट इन्वेस्टर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स। फाइनेंस मैनेजर ने जो डिसीजंस लिए हैं वो इन रेशियोज के हेल्प से चेक करेगा कि आगे कैसे डिसीजंस लेनी चाहिए। एंड द थर्ड इज अदर स्टेक होल्डर्स, बड़े सारे लोग होंगे अदर देन इन्वेस्टर्स, अदर देन फाइनेंस मैनेजर हु विल बी इंटरेस्टेड इन दिस, यू नो, तो उन सभी को यूज आएगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। कैटेगरीज तो हमने लिखी दी है, 5-6 कैटेगरीज होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट एंड गियरिंग, लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर, आप सब लिखेंगे। मैंने सभी कैटेगरीज में एक एक लेक्चर लिया, जैसे लेक्चर 2 इंट्रो है, लेक्चर 3 प्रॉफिटेबिलिटी का है, लेक्चर 4 डेट एंड गियरिंग का है, लेक्चर 5 लिक्विडिटी का है, लेक्चर 6 इन्वेस्टर का है, और फिर लेक्चर 7 और 8 में मैंने आपको टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग वगैरह कराया है। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, डेट एंड गियरिंग, लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियोज, मेजर्स, मेजरिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। इतना मजा आने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता साहब। जब आप रेशियोज को चैप्टर मेरे आने वाले लेक्चर्स में अटेंड करेंगे, यू विल एंजॉय, क्योंकि हमें लॉजिकली बात को समझना है कि हम कर क्यों रहे यार ये चैप्टर। तो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।